72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये जो रिसेंटली स्टेनो का जो पेपर हुआ है, जिसको बीपीएससी ने ही कंडक्ट कराया है, उस पेपर को डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो करंट अफेयर है, उसका हमें कुछ थीम मिलेगा और बीपीएससी क्या कुछ डेप्थ में जाने के लिए कह रही है या कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है, उसका भी हमें कुछ आइडिया मिलेगा। तो चलिए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो 51 नंबर क्वेश्चंस हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या करंट अफेयर का। जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, वो बीपीएससी का जो सीसी जो होता है 72nd बीपीएससी में उतना नहीं पूछता है। 10 क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम जीके जीएस पे ही फोकस करेंगे, और जो कि 50 क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच्ड है? तो सहारा रीजन जो है वो कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सहारा रीजन जो होता है वो डेसिडियस या फिर यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये डेजर्ट है, और डेजर्ट जो है काफी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, तो ये गलत है। अमेजन बेसिन जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में है। ये एक सही ऑप्शन है, क्योंकि जब मैप पे देखिएगा अमेजन बेसिन को, तो इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ रेनफॉल भी हमेशा होते रहता है। तो ये आंसर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा भी देख लेते हैं। टुंड्रा जो है वो मेडिटेरियन वुडलैंड है। नहीं, टुंड्रा मतलब ड्रा ड्रा मतलब ड्राई एरिया है, ये कम्प्लीटली ड्राई एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशंस बहुत ही कम होते हैं, तो यहाँ पे वुडलैंड होने का उतना संभावना बहुत कम है। और मेडिटेरियन जो है वो यहाँ पे अलग ही वेजिटेशंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स में रेनफॉल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विंटर रेनफॉल जो है वो किस चीज के लिए जाता है, कहाँ पे जाना जाता है, मेडिटेरियन रीजन में। यहाँ पे और क्या होता है, ऑर्चिड्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी फ्लावर्स। और यहाँ पे वाइन्स का भी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रेप का प्रोडक्शन जो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पम्पास जो है वो पोलर ग्रासलैंड है, ये भी आपका आंसर गलत है। जो पम्पास जो है वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। और किस रीजन में है, तो ये टेम्परेट रीजन में है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। और यहाँ पे एक वो मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है जो एलिफेंटा इसको बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इतने सारी चीज। और तो इसका जो करेक्ट पेयर जो है करेक्टली पूछा है, तो क्या है, अमेजन बेसिन जो है इक्वेटोरियल रीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 52 है, वो क्या कहते हैं। 52nd जो है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव कोरल रीफ इज मोस्टली फेवर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? किस कंडीशंस में ज्यादा वो ग्रो करता है? कोल्ड में, डीप और सेडिमेंट रिच रीजन में, मतलब जहाँ पे सेडिमेंटेशन ज्यादा होता है। तो ये गलत जवाब है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सेडिमेंटेशन जहाँ होता है वहाँ पे वाटर जो होता है वो प्यूरिफाइड नहीं होगा, वो प्योर नहीं होगा। और जहाँ प्योर वाटर नहीं होगा वहाँ पे मतलब ये वेजिटेशन ग्रो नहीं करते हैं, और कोल्ड रीजन में भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर जो होता है वो रफली टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो कोल्ड रीजन में फीचर है ही नहीं, डीप में भी नहीं रहता। ज्यादा डीप में क्या है, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है कम्प्लीटली गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हालांकि डीप में मिलते हैं, लेकिन अलग ही कोरल्स होते हैं, जनरली कोरल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है। वार्म, सैलो, क्लियर एंड विट लिट मेरीन्स, वेल लिट मेरीन्स होते हैं। दूसरा देखते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स विद हाई ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक डिपॉजिट होगा यानी नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, वो सारे मटेरियल्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे यूट्रोफिकेशन होगा तो एक तो सनलाइट को नहीं पहुंचने देगा, यानी एल्गल ब्लूम होगा। तो और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो ये भी एक फ्रेश कंडीशन, ये भी सही नहीं है। पोलर वाटर विद सीजनल आइस कवर, काफी, ये देखिए ये कोल्ड सिचुएशन जो था ये इससे परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो ये वाला होगा, वार्म सैलो होना चाहिए, मतलब सैलो ऊपर ही ऊपर छिछला पानी रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए ताकि सनलाइट पेनिट्रेट करे, वेल नीट होना चाहिए, वेल लीट होना चाहिए, मतलब वो फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, मेरीन वाटर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न एरिया जो है, ये कॉन्टिनेंट है तो उसका वेस्टर्न एरिया की बात कर रहा है। तो वेस्टर्न एरिया इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट आर ऑफन डेजर्ट कंडीशंस, मतलब जो सब ट्रॉपिकल एरिया जो है, सब ट्रॉपिकल जो एरिया है उसके वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये डेजर्ट का कंडीशन होता है। तो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप मैप पे देखिएगा तो आपका ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन में आपका यहाँ वाला जो रीजन है ये अफ्रीका वाला कहीं एज्यूम करते हैं। तो अफ्रीका जो है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ जो सहारा वाला जो है ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। तो ये यही पूछ रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन, ये वेस्टर्न मार्जिन पे भी है, तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट सब ट्रॉपिकल बेल्ट और ओपन डेजर्ट, ये तो सही है। दूसरा एजर्सन से कह रहा है, रीजनिंग क्या कह रहा है, रीजनिंग ये कह रहा है कि दीज रीजन्स आर कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड ओशियंस करंट एंड डिसेंडिंग एयर्स ऑफ सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। तो ये सही बात है, क्योंकि जो ये ट्रॉपिकल रीजन से जो हवाएं उठती हैं वो जाके डिसेंट्स करती हैं क्या, सब ट्रॉपिकल रीजन में। और सब ट्रॉपिकल रीजन में डिसेंट्स जब करेंगी तो यहाँ क्या करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, और हाई प्रेशर क्रिएट करेगी तो वो रेनफॉल्स के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता है।
या एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर आएगा ही नहीं कि रेनफॉल होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो डेजर्ट का कंडीशन परफेक्ट है। दूसरा इसका क्या है, कोल्ड ओशंस करंट रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोल्ड ओशंस करंट ही है, कैनरी होगा, कैनरी यहाँ से फ्लो करता है, तो इसके कारण भी क्या होगा, ये डेजर्ट होगा। अमेरिका में देखेंगे तो ये भी सिचुएशन फिट बैठता है, जो कैलिफोर्निया करंट बहता है वहाँ पे मजे डेजर्ट है। तो ये असर्शन रीजनिंग दोनों क्या है, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग आर करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शंस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस है, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में लैंडफॉर्म है और दूसरे में डोमिनेंट प्रोसेस क्या होता है। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। यार्दन क्या है, अटोल क्या है, डेल्टा क्या है और फिजॉर्ट क्या है। फिजॉर्ट जो है आपका वो ग्लेशियल इरोजन से बनता है, ये एकदम एग्जैक्टली सामने सामने मिल रहा है। डेल्टा जो होता है रिवर डिपोजिशन क्या करता है, वो उससे बनता है। और रिवर डिपोजिशन कहाँ पे होता है, तो ये आपका क्या होगा, बे में होगा, यानी कोई आपका ओशियंस में होगा या बे के पास होता है, जैसे सुंदरबन एक एग्जाम्पल है, और ये किसका है, गंगा का है। दूसरा यारदंग, यारदंग जो है ये आपका क्या है, ये एक विंड इरोजन के फीचर्स हैं, यानी विंड कैसे इरोड करेंगे, तो ये वर्टिकल, ये क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का ये सीरीज होता है। तो क्या होता है, हार्ड रॉक बच जाते हैं, लेकिन इसके बीच का जो सॉफ्ट रॉक जो होते हैं ये ब्लो कर जाते हैं, तो ये इस तरह का आकृति बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यारदंग बोलते हैं। तो ये विंड इरोजन सही है। अटोल्स जो है कोरल ग्रोथ का है। कोरल्स क्या होता है, जैसे अटोल्स जो है, मैं जो मालदीव जो है, मालदीव का जो मोस्टली जो एरिया है वो क्या है, अटोल्स बनते हैं, बने हुए हैं। मतलब क्या रहेगा, बीच में आपका एक ये आइलैंड रहेगा और चारों तरफ से क्या होगा, कोरल्स उसको घेर लेंगे। तो और ये जो अनोखा जो फीचर्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, अटोल्स बोलते हैं। तो ये आपका सामने सामने मिल रहा है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के which one of the following represents the correct order of physiographic divisions of India from north to south। मतलब पहले नॉर्थ से आपको सजाना है साउथ की साइड में। ऑप्शंस क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, उसके अंदर हिमालय, उसके अंदर सदर्न नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके अंदर कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, मतलब नॉर्थ ऊपर रहेगा और साउथ है, तो ये उल्टा ही है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया नीचे है। अगर आप मैप बना के देखिएगा तो आपका एक रफली मैप जल्दी जल्दी बना लेते हैं, तो आपका यहाँ हिमालय है, यहाँ हिमालय है, यहाँ प्लेन्स है, गंगाटिक प्लेन्स हो गया, यहाँ पेनिनसुलर इंडिया हो गया, और चौथा कोस्टल प्लेन जो आपका इधर है। ठीक है, तो ये उल्टा ही है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नॉर्दर्न प्लेन पहली बात कर रहा है, यानी गंगाटिक प्लेन की बात कर रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हिमालय अच्छी बात है, उसके अंदर नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर और कोस्टल, ये परफेक्ट बच रहा है, तो ये ऑप्शन सी जो है परफेक्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फंसने वाला ये रहता है कि अगर डी ऑप्शन में क्या रहता है, इस दोनों का जंबल कर देता, पहले कोस्टल कर देता और उसके अंदर पेनिनसुलर कर देता इस ऑप्शन में, तो आदमी फंस जाता। लेकिन क्वेश्चंस को आसान बनाया गया है, ये ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं कि मतलब बच्चे अटेम्प्ट करें, तो ऑप्शन जिसका बी सही है, सॉरी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो क्यों बनते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पे बनता है, और ये आपका लावा का डिपोजिशन से बना है। तब चलिए देखते हैं ऑप्शंस। विदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक्स जो लावा है उसका विदरिंग से बना है। डिपोजिशन ऑफ हिमालय, हिमालय कहाँ ऊपर है और ये कहाँ महाराष्ट्र, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत। विंड डिपोजिशन ऑफ एरिड लैंड, ये भी गलत है, यहाँ कोई विंड डिपोजिशन थर्ड डेजर्ट की बात नहीं चल रही है, ये भी गलत है। मेराइन सेडिमेंटेशंस अलोंग द कोस्टल, तो ये भी गलत है, कोई मेरीन सेडिमेंटेशंस नहीं हुआ है, कोई कोस्टल रीजन का फेनोमेना नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला गुजरात का कुछ ये क्या है एरिया की बात चल रही है। तो इसका यही होता है कि बेसाल्टिक, पहले ही बताया था आपको कि लावा जो निकला था धरती से, उस टाइम पे क्या हुआ, वो बाहर निकला और उसका कुछ टाइम विदरिंग हुआ, और विदरिंग होने के बाद में बेसाल्टिक रॉक्स जो बाहर आ गए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 57 हिमालय एक्ट एज इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक बैरियर, क्यों, बिकॉज इट कॉज डेजर्ट कंडीशन, बिकॉज हिमालय एक्ट एज इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक, क्यों क्लाइमेटिक बैरियर है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉज डेजर्ट कंडीशंस थ्रू आउट द नॉर्दर्न इंडिया, क्या है डेजर्ट कंडीशन कर सकता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन कंप्लीटली स्टॉप्स द सदर्न वेस्टर्न मानसून, ये भी कंप्लीटली स्टॉप द सदर्न फ्रॉम एंटरिंग द इंडिया, ये तो उल्टा ही है कि आपका इंडिया में जो सदर्न वेस्ट मानसून आता है वो इधर से आता है, वो हिमालय की साइड से नहीं आता है, तो ये आपका ऑप्शन कंप्लीटली गलत है। प्रिवेंट कोल्ड एशियन विंड्स फ्रॉम द एंटरिंग इंडिया फ्रीली, ये बात सही है, जो सेंट्रल एशिया से जो है उसको तो रोकती नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। प्रिवेंट ऑल रेनफॉल इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये सारे रेनफॉल्स को प्रिवेंट कर देता है इंडो गंगेटिक प्लेन, ये भी गलत है। क्या है, कॉज डेजर्ट कंडीशन थ्रू आउट द नॉर्दर्न इंडिया, ये सही हो सकता है। कारण यह है क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जो हिमालय के इधर जो चाइना वाला जो रीजन है, चाइना वाला रीजन से क्या साइबेरियन करंट आते हैं, साइबेरियन करंट बहुत चिल्ड होते हैं, तो अगर ये ऐसा होता तो क्या करता, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन जो है, जो कि बहुत फर्टाइल है और यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ये नहीं रह पाता, ये हो सकता था कि थोड़ा डेजर्ट कंडीशन रहता, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसका ये ही है।
और साउथ वेस्टर्न में कंप्लीटली स्टॉप द साउथ फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, ये तो कंप्लीटली गलत है। प्रिवेंट द कोल्ड एशियन करंट, ये भी सेंट्रल एशियन करंट जो होता है ये भी सेंट्रल एशिया से जो है हमारा आता है, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बली जो है वो आता है और यहाँ पे रेनफॉल करते हैं विंटर के सीजन में। प्रिवेंट ऑल रेनफॉल इन इंडो गंगेटिक रीजन्स, प्रिवेंट ऑल रेनफॉल इन इंडो, ये भी गलत जवाब, ये तो बेतुकी सा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉल द ईस्ट फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर जो रिवर जो है ईस्ट फॉलोइंग है, ईस्ट दिशा में जो फ्लो करती है, फॉर्म डेल्टा, वो डेल्टा फॉर्म करती है, क्यों? दे फ्लो ओवर द रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट, वो जेंटल ग्रेडियंट पे फ्लो करते हैं, एंड डिपोजिट द सेडिमेंट्स नियर द बे ऑफ बंगाल। ये एंड के फेज के लिए सही स्टेटमेंट्स है, मतलब लास्ट में क्या होता है बहुत जेंटल ही रहता है, और जिसके कारण उस रिवर जो होता है वो सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो डिपोजिट कर देती है बे बंगाल में। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। दे फ्लो थ्रू नैरो रिफ्ट वैली इनटू द अरेबियन सी। पहले तो क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शंस है, देखिए ईस्ट फॉलोइंग रिवर है तो अरेबियन सी में क्यों फ्लो करेगा? रिफ्ट वैली में नहीं फ्लो करते हैं, रिफ्ट वैली में जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं, तो इनका सेडिमेंटेशन ही नहीं होता है, इनमें सेडिमेंट ही नहीं रहेगा, तो डिपोजिट होने की बात ही नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या है? गलत है। दे आर एंटायरली स्नो फीड, ये स्नो फीड होते हैं और पेरिनियल नेचर। अब ये थोड़ा सा डाइसी हो गया, इंटायरली नहीं होता, कभी कभी रेनफॉल से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी तो ये एक्सट्रीम होने के कारण इस स्टेटमेंट को गलत ही काटेंगे। दे डू नॉट कैरी एनी सेडिमेंट्स लोड, ये सेडिमेंट्स लोड्स कैरी करते हैं क्योंकि हिमालय वाले रीजन में ये न्यू माउंटेन्स है, न्यू माउंटेन्स रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है? रेनफॉल, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आपका ये जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज? प्रॉक्सिमिटी ऑफ आयरन और कोल, वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मतलब आयरन ओर्स भी हैं, कोल भी है, वाटर भी है और ट्रांसपोर्टेशन से बेस्ट सुटेबल कंडीशंस माना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड ऑप्शन जो देखते हैं वो क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड सी आइस। ये इसका कोई उतना तुक नहीं बनता है, और ये ईस्टर्न इंडिया का कोई फीचर्स भी उतना नहीं है, सी आइस तो पर्टिकुलरली नहीं है, तो ये ऑप्शन को काट दीजिए। अगला जो है कॉटन प्रोडक्शन एंड द ह्यूमिड कोस्टल रीजन। कॉटन प्रोडक्शन चलो अगर होगा भी तो इसके आयरन इंडस्ट्री से कोई लिंकेज नहीं है, तो ये ऑप्शंस भी क्या है? गलत है। और प्रेजेंस ऑफ द एक्सटेंसिव डेजर्ट्स एंड द ग्रासलैंड, ये भी ईस्टर्न इंडिया का फीचर्स नहीं है, ये वेस्टर्न इंडिया का फीचर्स है, वेस्टर्न और पर्टिकुलरली जो राजस्थान वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ए है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के रिस्पेक्ट में क्या सही है? फर्स्ट, अरेबियन सीज ब्रांच कॉज हेवी रेनफॉल इन वेस्टर्न कोस्ट, तो ये सही उत्तर है, क्योंकि जो ये अरेबियन कोस्ट देखें, अरेबियन सी जो देखिएगा तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होती है, और जिसके कारण ईस्टर्न घाट का निर्माण होता है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है? वेजिटेशन है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या परफेक्टली सही है। दूसरा, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये भी सही है। एंड गंगेटिक प्लेन्स, ये भी सही है, क्योंकि अगर भारत को देखेंगे तो यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न जो साउथ वेस्ट मानसून जो जाएगा वो याराकन ओमा माउंटेन जो है उससे टकरा के और एक गंगेटिक बेल्ट में जाएगा, और एक जो जाएगा वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही, ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अब सदर्न वेस्टर्न मानसून नॉर्मली ब्रिंग्स मेजर विंटर रेनफॉल्स, विंटर रेनफॉल जो है वो सदर्न वेस्टर्न मानसून का नहीं होता है, ये आपको पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बली जो होता है उसके कारण होता है, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आंसर क्या है? गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा 3 को काट दीजिए, और 1 और 2 सही है, तो ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्क्राइब करते हुए डेविड लेलीवेल्ड ने क्या कहा था? लेलीवेल्ड ने क्या कहा था? तो लेलीवेल्ड ने यही कहा था कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये प्रोफाउंड पॉलिटिकल एंटरप्राइज है, मतलब यहाँ लीडर्स तैयार किए जाते हैं, और मेनली जो ये जो इंस्टीट्यूशन है उसको सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था या फाउंडेशन रखा था। और बाकी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ मिशनरीज एक्टिविटी का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था ब्रिटिश का, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिश्चियन मिशनरीज का कोई रेलेवेंस उतना नहीं था। दूसरा कि सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, तो ये नहीं था, क्योंकि ये जो है पूसा से एक रेफरेंस बनाया गया है कि जो पूसा जो है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1902 में बना हुआ था रेलिंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, तो ये उसका है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, प्योरली रिलीजियस नहीं था, क्योंकि इसमें क्या यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर्स की बात होती थी, और यहाँ पे
जो मतलब प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो टॉक्स थी, किस तरह से मुस्लिम सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उसके लिए बात चलती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। हु राइट्स 62 में, हु इज राइटर ऑफ ए कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन एंड मैन। ये जो है 10th क्लास का ये जो एनसीईआरटी का बुक है उससे क्वेश्चंस बनाया पूछा हुआ है, और इसका जो राइट जवाब जो है वो ताराबाई सिंधे जो है ये है। पंडित रामाबाई नहीं है ये, हालांकि ये मुस्लिम ये जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये इनका कोई यहाँ पे सरला भाई देवी जो भी है ये महिला, ये महिला ये भी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, और लेकिन इनका भी कोई मतलब ये मैन वुमेन का कमेंट। मार्केट क्यूजन्स भी ये भी गलत जवाब है, तो ये आपका जो ये आंसर सही है। 63rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन इन हिज वेलकम एड्रेस एट रामगढ़ सेशंस जो त्रिपुरी सेशंस के बाद में लगा था 1940s में, उसके बारे में है। राजेंद्र प्रसाद एम्फेसाइजेस, क्या एम्फेसाइज किए थे? द कोऑपरेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की बात चल रही थी, तो ये यहाँ पे कोऑपरेशन की बात नहीं हुई। बैकवर्डनेस ऑफ बिहारीज एज ए रीजन ऑफ कॉलोनियल रूल्स, स्टेटमेंट सही है बट इस संदर्भ में स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब इसको राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ रामगढ़ सेशन में इंडोर्स किया, एड्रेस किया था। द नीड ऑफ ब्रिटिश बिहारीज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल एफर्ट, मतलब बिहारियों को नेशनल एफर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो यही स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। रिजेक्शन ऑफ गांधी जी प्रिंसिपल, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ट्रू गांधीयन थे, ये कभी भी गांधी जी के प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट नहीं किए थे, तो ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सी होगा। ये क्वेश्चन जो है 64th का कि द बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग्स हेल्ड इन इट्स कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 13 to 14 अप्रैल 1948, कहाँ पे मतलब ये हुआ था? तो ये जनरली जो था पटना में हुआ था, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो पटना में ही होगा। ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनाया गया है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर ये लिस्ट 1 और 2 का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और जनरली ये आपका कांग्रेस का सेशंस है और उसके प्रेसिडेंट्स कौन थे उनके बारे में क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कोलकाता सेशंस 1886 का जो था वो उसके अध्यक्षता जो किए थे वो फिरोज शाह मेहता करेंगे। ये बहुत ही रिनाउंस्ड मॉडरेट लीडर थे, और जबकि नहीं इसका जो है वो दादा भाई नौरोजी करेंगे। जो कोलकाता सेशंस जो होगा 1886 वाला, उसका दादा भाई नौरोजी करेंगे। और दूसरा जो है आपका इलाहाबाद सेशन जो 1888 का, यानी उसके 2 साल बाद का जो सेशन था, उसको एक फॉरेनर करेंगे। जो पहला फॉरेनर जो थे वो जॉर्ज यूल्स करेंगे। और जॉर्ज यूल के बाद में जो 1890 का जो सेशन हुआ था, इस 1890 का जो सेशन था इसको फिरोज शाह मेहता करेंगे, एक पारसी कम्युनिटीज के थे। और लास्ट जो ऑप्शन है वो मद्रास सेशंस कौन करेगा? तो मद्रास सेशन जो करेंगे आनंद मोहन बोस करेंगे 1898 में। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है। ए का आपका डी यानी A4 यहीं से ऑप्शन बन जा रहा है आपका। V3, V को 3 से जॉर्ज यूल से मिला है, C को 2 से मिला है, यानी आपका फिरोज शाह मेहता से, और मद्रास को आनंद मोहन से भी आंसर करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में ये क्वेश्चंस बनाया हुआ है, और ये क्वेश्चंस ये कहता है कि लाला लाजपत राय reminded his countrymen that the government officials are servant to serve us, not to rule over us, and do not fear jail or death। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो हमारे सर्विस के लिए हैं, वो हमारे ऊपर रूल्स करने के लिए नहीं है, और हमें जेल और मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अजीत सिंह emphasizes that 30 crore Indians could easily defeat the 1.5 lakhs English in India in spite of their guns। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ये सही स्टेटमेंट्स हैं। दोनों ये लाला लाजपत राय ने कहा था, और ये स्टेटमेंट्स अजीत सिंह जो कि मतलब पंजाब जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसके वो थे, और जो और ये आपका महाराष्ट्र एरिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? सही है। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी भी ये नहीं होता है कि ये फ्रीडम फाइटर जो है ये नहीं किए हैं, मतलब ये बोले नहीं है, ऐसा मतलब कोई भी मतलब थोड़ा सा बचता है कोई भी पब्लिक कमीशन शो बनाने से कि हाँ कि ये किए ही नहीं है। अजीत सिंह ये बोले ही नहीं हुआ कि मतलब 30 लाख जो इंडियंस है वो 1.5 लाख को हरा देंगे, और जो कि डिस्पाइट ऑफ दे हैव गन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर बनाना है तो ये अटेम्प्ट ले सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज इनटू द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है। तो पहला जो है पंजाब लैंड्स एलिनेशन एक्ट जो है, दूसरा है बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर रिवॉल्ट जो कब हुआ था, तीसरा जो डक्कन्स और संथाल। तो जो पता है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। तो संथाल जो था 1856 में हुआ था,
टेकिन स्टार्ट जो होता है 1875 में हुआ था। तो आप इसके बाद बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर रिवॉल्ट्स, बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए 1859 में हुआ था। पंजाब लैंड एंड एलिनेशन एक्ट जो था, ये जो था आपका बहुत बाद में आया था, यानी 1900 के टाइम पे आया था। तो आप अरेंज कर लीजिए, इसके बाद संथाल सबसे पहले आएगा, यानी 4 आपका पहले होना चाहिए। और उसके बाद में बंगाल इंडिगो वाला होगा, तो इंडिगो यानी 2, उसके अंदर 3 और 1, 3 और 1, तो यानी ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्ट ऑफ 1999 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसका क्या फीचर्स है। इट प्रोवाइड द बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है सेंटर, तो हाँ ये सही है कि बाइकैमरलिज्म आ गया था। दूसरा था कंसिस्ट ऑफ द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लोअर हाउस द काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट वाज 60 एंड द with 34 elected and 26 nominated, मतलब इसमें 34 इलेक्टेड हैं, 26 क्या है, नॉमिनेटेड है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ 135 मेंबर ऑफ whom 100 वर इलेक्टेड एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड। बहुत ही फैक्चुअल पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये स्टेटमेंट ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट्स को देखें तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन से इस दोनों ऑप्शन से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। ये दोनों इस क्वेश्चन से, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, अगर करना भी होगा तो देखिए, ये दोनों काउंसिल के स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ये स्ट्रेंथ क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट का, काउंसिल ऑफ ये लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन, जो एग्जामिनर जो रहेगा, अगर दो सेम ही चीज बना रहे हैं, दो मतलब दो स्टेटमेंट का सेम ही पर्पज है, तो एक स्टेटमेंट सही बनाता है और एक स्टेटमेंट जनरली गलत बनाता है। तो आपको यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट को चुन के आगे निकलना पड़ेगा, और ये बहुत ही फैक्चुअल है। आपको नहीं पता है तो लीव ही कर दो इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप सी और डी पे जा सकते हैं। हालांकि इसका जो आंसर है, वो आंसर जो होगा सी होगा, और डी गलत है, यानी ये स्टेटमेंट 135 नहीं है। और ये जो 60 और 34 और 26 का जो रेशियो, ये कॉम्पोजिशन, ये सही आंसर है। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 69 नंबर क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा क्या है, रीजनिंग, ठीक है। पढ़ते हैं। assertions क्या है कि द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 1880s के टाइम पे वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिंस 1857। 1880s के टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, वो बहुत ही डेंजरस था 1857 से, ठीक है। पढ़ते हैं। ए सीरीज ऑफ एक्सपेंसिव फॉरेन पॉलिसीज decisions in 1885 worsens the Indian financial burdens and increased the nationalist anger। फॉरेन पॉलिसी, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे जो पॉलिसीज जो थे, जो डफरिन का पॉलिसीज था, ये पॉलिसीज जो था 1885 का, वो मतलब क्या था कि ये फाइनेंशियल बर्डन्स को बढ़ा रहा था, और इसी के अगेंस्ट जो मॉडरेट्स जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और काउंसिल में या फिर काउंसिल रिफॉर्म मांग रहे थे, या फिर जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है, या फिर जो अफगान पॉलिसीज जो है उसको रिलुक करने की बात कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। एक्चुअली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोचना होता है, तो ब्रॉड सोचिएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट रीजंस को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप इसमें एक ऑप्शन जो है इसको चूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको कंसीडर करना है। स्ट्राइक्स ऑफ द वर्कर, ठीक है। वर्कर एट द खड़गपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप्स स्ट्रक वर्क इन 1927 अगेंस्ट द लो वेजेस के कारण 1927 में खड़गपुर में क्या हुआ था, वर्कर्स ने स्ट्रक डाउन किया था, ठीक है। लिलोहा रेल वर्कशॉप स्ट्राइक्स फॉर्म फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 1928, मतलब उसी टाइम पे लिलोहा में रेल वर्कशॉप में स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। स्ट्राइक इन जूट मिल्स एट चेंगल एंड बौरिया इन 1928, ठीक है। बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर स्ट्राइक्स फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। ये सारे बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चंस जो, अगर ये क्वेश्चंस जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब इस तरह का जो हम लोग डीप क्वेश्चंस हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चंस में जो था वो भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और ये चारों स्टेटमेंट्स जो है ये सही है। अगर आप मतलब रेफरेंस बुक में जाइएगा, आपको जो ऑप्शन सी जो है ये बेस्ट है, यानी जो ऑप्शंस 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट्स इसमें क्या बनाया गया है, सही बनाया गया है। Program, community development program was initially launched in how many development blocks?
कितने डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ है। 1952 में मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आया था, और गांधी जी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को आया था। और शुरू में 55 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या था, ये इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और मेनली जो है एग्रीकल्चर हो गया या इरिगेशन हो गया या रोड्स हो गए, विलेज रोड्स हो गए, ये सारे जो थे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। दूसरा क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव करने की बात थी। तो कितने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, तो 55 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया। और इसी चीज़ को विस्तार करने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट की गई थी, जो कि कब चालू किया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड इन कम्युनिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन से ऐसे रिस्क को क्या आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, फॉरेन इंटरवेंशन जो ये एक रिस्क आइडेंटिफाई किया था, या कास्ट क्लास, या तीसरा ऑप्शन जो है ये टेक्निकल फेलियर या डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। तो मेनली जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसमें जो रिस्क आइडेंटिफाई किया गया था वह जो था वो कास्ट एंड क्लास बायस जो था, ये चीज़ देखा गया था। यहाँ पे जो कास्ट एंड क्लास बायस है ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही बड़ा हर्डल की तरह काम कर रहा था। और इस कुछ जो था केस स्टडी भी उस समय पब्लिश हुआ था इसके रिगार्डिंग। इसमें कोई फॉरेन इंटरवेंशन की कोई नहीं था, टेक्निकल फेलियर्स भी नहीं था, क्योंकि वहाँ उस समय मतलब जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो थे वो अच्छे थे। और नेचुरल डिजास्टर भी कोई उतना इशू था, लेकिन उतना मेजर नहीं था। लेकिन कास्ट और क्लास वाला जो बायसनेस जो था वो पूरे पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd, which states were the first to establish the पंचायती राज institutions in India। तो इसका पता ही आपको, ये राजस्थान था एक ऑप्शंस में, और राजस्थान में सबसे पहली बार जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उस हिसाब से आप आंध्र प्रदेश और नागौर मान सकते हैं। बिहार में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन 74, विच कमेटी हैज रिकमेंडेड द 2-टायर पंचायती राज सिस्टम। तो ये अशोक मेहता कमेटी था, इन्होंने 2-टायर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब प्रपोज किया था। बलवंत राय जो था ये 3-टायर था। और ये फाइनेंस कमीशन तो ये तो कोई कमीशन नहीं है, ये मतलब लास्ट में जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये जो फंड्स का जो डिवोल्यूशन या इकोनॉमिक जो है उसका डिवोल्यूशन की बात करेगा। नाइक कमेटी जो है इसका उतना ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये अशोक मेहता कमेटी होगा। नाइक कमेटी जो है वो 2 टियर से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। आगे जो 75 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियंस वेस्टेड। एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर वेस्टेड होता है। तो ये पावर जो होता है प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन वेस्ट होता है किसमें, प्रेसिडेंट में। सारे डिसीजंस कौन लेंगे भाई, प्रेसिडेंट लेंगे। सारे डिसीजन जो है किसके नाम पे लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, पार्लियामेंट नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, ये रियल होता है, और ये क्या है, हमारे नॉमिनल हेड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा। under which articles the president summons and prorogue the parliament। तो ये आर्टिकल 85 है, ये आपको पूरा फैक्चुअल है, बट ये क्वेश्चन ये याद करने वाला आर्टिकल भी है, क्योंकि आर्टिकल 85 जो है प्रोरोग और समन से है कि कभी भी प्रेसिडेंट क्या होता है, वो हाउस को बुला सकता है और एडजर्न भी कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है, किसके रिकमेंडेशंस पे, तो आपका पीएम के रिकमेंडेशंस पे। तो ये आपका सी है। 110 जो है वो मनी बिल से है। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल से है। और आर्टिकल 32 जो है आपका रिपिटेशन से है। व्हाइट हाउस नहीं, क्वेश्चन 77 जो है, विच हाउस हैज पावर टू डिसाइड द वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। ये किस हाउस के पास पावर है। तो ये जो जनरली जो है ये स्पीकर के पास होता है। लोकसभा में देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, विच हाउस के पास पूछा है, तो ऑप्शन में लोकसभा होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में होगा। और लोकसभा में रियली किसके पास होगा, तो स्पीकर के पास होगा। राज्यसभा को पावर नहीं होता कि इसका डिफाइन करे कि मनी बिल है या आपका नॉर्मल बिल है। प्रेसिडेंट भी डिसाइड नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था आधार वाला, तो अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया है कि आधार एक मनी बिल है या नहीं है। तो ये रिव्यू कर सकता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड करेगा कौन, स्पीकर। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स को कंसिडर कीजिए, आर्टिकल्स दिया हुआ है और प्रोविजंस, ठीक है। आर्टिकल 249 जो है वो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट द स्टेट लिस्ट, तो ये सही है। और जो आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से है। आर्टिकल 368 जो है वो आपका अमेंडमेंट से है। और आर्टिकल 75 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल। चारों स्टेटमेंट सही है। और इसके नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिलेटेड टू राज्यसभा स्पेशल पावर। कौन सा राज्यसभा के स्पेशल पावर है, तो ये नहीं है, 75 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोकसभा का पावर है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराता है? लोकसभा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों का पावर है, दोनों मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और मतलब दोनों का पावर सेम होता है, तो ये भी गलत जो होगा इससे रिलेटेड। ये आर्टिकल 249 और 312 जो है ये वाला जो ऑप्शंस है ये सही ऑप्शंस है। तो आपका जो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2 होगा। 79 जो है 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसको ऑब्जर्व करना है। आर्टिकल्स जो है प्रोविजंस है, आर्टिकल 153 जो है गवर्नर फॉर ईच स्टेट जो है ये सही ऑप्शन है कि सभी स्टेट्स के लिए गवर्नर होना चाहिए आर्टिकल 153 में। दूसरा है कि आर्टिकल 154 जो है वो क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स जो है वो गवर्नर में वेस्टेड होता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है कि आर्टिकल 155 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से है, ये भी सही है। और आर्टिकल 155 जो है वो टर्म्स एंड गवर्नर से है, तो ये भी सही है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, तो यानी ये 1 2 3 वाला भी होगा, 1 3 4 वाला भी होगा, 2 एंड 4 वाला, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 80 जो क्वेश्चन 80 जो है ये क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फिर से दिया हुआ, उसको टेबल को सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से रिलेटेड है। क्या है आर्टिकल 141 जो है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स। दूसरा जो टेबल्स का ऑप्शन है वो क्या है, आर्टिकल 142 जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर से है, मतलब ये कंप्लीट जस्टिस वाला जो है आर्टिकल्स वो है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। आर्टिकल 153 जो है वो प्रेसिडेंट्स पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, तो ये सही है। आर्टिकल ही एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस लिया था जो कि गवर्नर से रिलेटेड था, तो ये ऑप्शन भी सही है। आर्टिकल 144 जो है 144 बात करता है कि अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एड एंड एडवाइस पे ही अथॉरिटी एक्ट करी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शंस जो होगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1 भी सही है, मतलब चारों स्टेटमेंट सही है, चारों इसका ऑप्शंस जो है टेबल्स का जो आर्टिकल है वो सही है। तो इसमें भी आपका ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट बिहार इकोनॉमी एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, द बिहार 2025-26 over the past 3 years the Bihar economic growth consistently outpaced the India's GDP's growth rate both at constant rate and और current price and constant price। तो स्टेटमेंट एग्जैक्ट लाइन कॉपी किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे का जो समरी आता है उससे, तो आपको समरी का एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि समरी से डायरेक्ट कुछ स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि एट द कांस्टेंट प्राइस 11/12 the Bihar economic is estimated to have achieved 8.6% of growth in 2024-25, exceeding the national India's 6.5%। पहले ही बताया है कि मतलब बिहार वाला अच्छा कर रहा है, तो उसमें डाटा से उसको क्या सब्सटेंशिएट किया हुआ है, तो ये डाटा भी एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे का ये उसी लाइन का एक्सटेंशन जो है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है एकदम सही है, यानी ऑप्शन इसका जो होगा सी होगा, यानी ई और पी आर ट्रू। फिर से क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे का, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25-26 एंड द फॉलोइंग सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कांस्टेंट प्राइस पे क्या ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सजाना है। तो ये आपने देखा ही होगा, तो इकोनॉमिक सर्वे को अगर प्रिसाइजली ऑब्जर्व किया है तो आपने देखा होगा कि सेकेंडरी सेक्टर्स का ग्रोथ सबसे ज्यादा है, उसके अंदर टर्शियरी सेक्टर्स का है और उसके बाद में क्या है प्राइमरी सेक्टर्स का है। और ना ही केवल बिहार इकोनॉमी की बात करता है, ये सिमिलर पैटर्न जो है वो इंडियन इकोनॉमी की भी है। इस पर जो सेकेंडरी सेक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी का है ये बिहार इकोनॉमी के संदर्भ में ये वाला सही है, और इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में है सबसे ज्यादा वो टर्शियरी सेक्टर्स का, उसके अंदर सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी सेक्टर्स का है। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा जो है 2 होगा, 2 यानी ये और ये, उसके बाद में टर्शियरी यानी 3 यानी ये वाला, यानी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 83rd क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड्स टू फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार। फिजिकल डेफिसिट जो है उसके बिहार मतलब इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन, बिहार की इकोनॉमी मतलब क्या है, अगर बीपीएससी के क्वेश्चंस आर पेपर जो है तो बिहार की इकोनॉमी मतलब बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें पूछा क्या है कि बिहार के फिजिकल डेफिसिट जो है 26-27 का टारगेटेड एट 3% ऑफ जीएसटीपी, ठीक है, दैट इज लोअर देन द एक्चुअल 2024 टारगेट इज 3%, ठीक है, लोअर देन क्या है 24-25 को 4.2% ऑफ जीएसटीपी का है, ठीक है। द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26 is 11.8% of GSDP, which is significantly higher than the permitted fiscal deficit of 3.5%। ये भी दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली जो है ये कॉपी पेस्ट ही है, और ये मतलब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका जो 83rd का जो आंसर जो होगा वो सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च द 7 निश्चय 3, ठीक है, ये अभी लॉन्च हुआ है, रोड मैप फॉर डेवलपमेंट, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ दिस? तो 25 से जनरली 25 से 30 है, बी ऑप्शन जो होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये अभी बिहार गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम्स है जो लॉन्च किया हुआ है सितंबर 2025 में। करेक्ट ऑप्शंस को हमें क्या करना है, एज पर द बजट 2026 और 26-27 के अनुसार चूज करना है। क्या है ऑप्शंस? दिस स्कीम्स एम टू प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन्स, जो कि एकदम 100% सही है। अंडर दिस स्कीम द फाइनेंशियल सपोर्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू 1 वुमेन फ्रॉम द ईच फैमिली, ये भी करेक्ट है। इनिशियल ग्रांट्स ऑफ 10,000 हैज बीन प्रोवाइडेड टू 1.5, ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है दोस्त। बजट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप उसको एक बार रेफर कीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 5 लाख रुपीज में बी प्रोवाइडेड अपॉन द स्टार्टिंग एंटरप्राइज। 5 लाख नहीं है, 2 लाख है। तो आपका 4 ऑप्शंस क्या गलत हो जाएंगे, अब इसका देख लीजिए। 4 जो है करेक्ट, इसको हटाइए, 4 करेक्ट, ये भी हटाइए, 1 2 एंड 1 2 एंड 3, तो ऑप्शन सी। जो 86 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी consider all the aspects of planning and give their recommendations, ठीक है। the following the correct regarding this, मतलब इस नेशनल प्लानिंग जो रिकमेंडेशन दिया था उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। The state should own and control all the key industries and services, minerals, resources and public utility, ये सही स्टेटमेंट्स हैं, ये प्लानिंग कमीशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था। दूसरा जो ऑप्शन है, the committee aims to doubling the standard of living of the people in 5 year, ये जो 5 ईयर का जो है ये कहीं पे मेंशन नहीं है। ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो मेन इशू था, कि मतलब अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नहीं होगा तो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा या भुखमरी, गरीबी या हेल्थ के इश्यूज जो वो प्रिवेल करते रहेंगे। तो ऑप्शन 2 गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ से ये, लेकिन 5 ईयर वाला क्लॉज नहीं मिला मेरे को कहीं पे भी, तो ये स्टेटमेंट नहीं, और ये स्टेटमेंट जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा ये होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एडमिट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर, तो ये गलत है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ठीक है, लेकिन ये मतलब कंसेप्चुअल गलती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये सही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे और पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे, ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो होता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल, ये भी गलत है, और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस, ये भी गलत है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स 3 स्टील प्लांट्स राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये जो दूसरा 5 ईयर प्लान था इसमें ही हमारा क्या था, कि जो स्टील इंडस्ट्री जो था वो लगा था, तो ऑप्शन इसका बी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 जो है यानी 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और ये 5 जो था वो गरीबी हटाओ से रिलेटेड था, तो इसका जो ऑप्शन होगा जो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग 89 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण, इसका ऑप्शन जो है गांधीयन प्लान हो गया, पीपल्स प्लान हो गया, सर्वोदय प्लान हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया, बाई फेमस सोशोलॉजिस्ट जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो बनाया गया था वो सर्वोदय प्लान था, और ये प्लान जो बनाया गया था वो 1950 में बनाया गया था, और ये काफी इंस्पायर था गांधीयन जो आइडियाज था, गांधीयन आइडिया से काफी इंस्पायर था। तो गांधीयन प्लान जो है वो डायरेक्ट नहीं है, पीपल्स प्लान भी नहीं है, बॉम्बे प्लान जो 1944 में बना था, तो ये भी आंसर सही नहीं है। और बॉम्बे प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने बनाया था, और इनका जो टारगेट था कि 15 साल में जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या करना है, दोगुना करना है। सर्वोदय प्लान्स का मेन जो एम है कि वो सबका उदय, मतलब सबका अच्छा भलाई हो, यानी जो क्लास पे और कास्ट के नाम पे जो पीछे है उनका भी मतलब भलाई हो, तो ये प्लान जो था ये आपका सर्वोदय प्लान जो था वो आपका जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग प्लान, किसको रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये आपका है जो 6th 5 ईयर प्लान जो था, यानी 1978 टू 83 जो था, ये है इसका करेक्ट आंसर। जो 91st जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड 2026 मार्क लिंटन्स हिस्ट्री प्राइज फॉर बुक्स, बुक का नाम जो है द गोल्डन रूट, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसका सही जवाब जो है वो विलियम डैरिम्पल्स जो है, तो इन्होंने ही बुक लिखा हुआ था। 92 का देखते हैं, हाउ मेनी वुमेन्स हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मा अवार्ड्स, तो ये 19 वुमेन्स को मिला था इस बार 2026 वाला। उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो 5 जो था वो पद्म विभूषण मिला था, और आपका 13 जो है पद्म भूषण मिला था,
और आपका 113 जो है वो पद्मश्री मिला था। टोटल मेडल्स जो मिले थे 131। पद्मा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 93 में who has been named the recipient of 2026 Stockholm Water Prize laureate for advancing the water science policy, diplomacy and public engagement। तो इसका जो सही जवाब जो है वो इसका सही जवाब जो है वो कवेश मंदानी है। कवेश मंडानी है। नेक्स्ट जो है which organization is managing the mutual which organizations managing the mutual credit guarantee schemes for MSME which has modified in March 2026 to support MSME manufacturers। इसका जो सही जवाब जो है वो NCGTC है। यही इस क्वेश्चन 95 in which states the traditional plate festival of goddess Kalberi was celebrated in March 2026। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है गोवा है। ये गोवा जो है वहां पे मनाया जाता है। Which states announced Indramma family life insurance schemes in 2026-27 बजट। इंद्रम्मा जो है फैमिली लाइफ इंश्योरेंस जो है किस स्टेट ने अनाउंस किया है? ऑप्शन जो है वो तेलंगाना, जो कि 5 लाख का क्या है फैमिली इंश्योरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97 जो है वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रकृति 2026 ऑर्गेनाइज्ड ऑन कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट के ऊपर कहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो प्रकृति 2026 से ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया हुआ था और इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल्स जो है ये लॉन्च किया गया था यहाँ पे, और ये जनरली जो ऑर्गेनाइज किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। Who addresses the 81st staff course at Defence Service Staff College, Wellingtons between 22nd and 24th March 2026? तो इसका राइट जवाब जो है वो चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड स्टाफ जो है, यानी ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ था। दूसरा 99 नंबर क्वेश्चन है हु एड्रेसेस द TV9 नेटवर्क समिट ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड। दिस इज द न्यूज इंडिया, it is leaving no stones unturned for its development in March 2026। तो इसका राइट जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी है। श्री नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ही एड्रेस किया था TV9 नेटवर्क समिट को। नेक्स्ट ऑप्शन है हु रोट ऑन X March 2026 respectfully solutions to Ma Goddess Katyani with the blessing of the goddess, who is the embodiment of divinity and valor, and all her devotees are endowed with immense strength and self-confidence। ये श्री नरेंद्र मोदी का एक कोट था।